वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। आईपीसी का ये लेक्चर है और मॉड्यूल नंबर 7 के अंदर हमने कई टॉपिक्स कवर किए हैं अब तक। उसी में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेक्शन 499 डिफेमेशन। डिफेमेशन को डिफाइन किया गया है 499 के अंदर, लेकिन पनिशमेंट इसका सेक्शन 500 के अंदर है। तो पनिशमेंट आप पढ़ सकते हैं, देखते समझ में आ जाएगा। छोटा सा ही 2 लाइन का है, देख लेना। मेन चीज है डिफेमेशन समझना। तो डिफेमेशन के अंदर, डिफेमेशन मतलब एक तरह से अगले की बेइज्जती करना। तो ये बेइज्जती करना, इसके अलग अलग तरीके होते हैं। अगर मैं किसी व्यक्ति की सामूहिक रूप से बेइज्जती करता हूं तो उसकी रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। वहां पर मैं चाहता हूं कि अगले की बेइज्जती हो, इसलिए ये 499 में कवर हो जाएगा। मैं आपको एक जनरल आइडिया बता रहा हूं, अभी मैं इसके लीगल टर्म्स पे नहीं जा रहा हूं। और अगर यूं ही अगर कुछ फ्रेंड्स हैं और उन फ्रेंड्स के बीच में यूं ही हंसी मजाक में बेइज्जती होती रहती है, टांग खिंचाई होती है, इसको बोलते हैं, या हम क्रिटिकल कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हैं बस यूं ही, तो वहां पर हमारी इंटेंशन नहीं है कि हम अगले की बेइज्जती करें, बस यूं ही मजाक में कुछ बोल दिया, तो वो डिफेमेशन नहीं है। देखिए, डिफेमेशन ये सिविल में भी आता है और क्रिमिनल में भी आता है, ठीक है। डिफेमेशन हुई, इट मे अमाउंट ए क्रिमिनल ऑफेंस फॉर विच एफआईआर इज नॉट लॉज्ड, कंप्लेंट इज लॉज्ड। कंप्लेंट होती है, एफआईआर नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसकी कंप्लेंट होगी, सेक्शन 190 के अंदर कंप्लेंट, सॉरी सेक्शन 200 के अंदर कंप्लेंट होगी, 200 सीआरपीसी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडी अवेलेबल है तो क्या आप दोनों जगह से अगले से बदला लोगे? नहीं, आप या तो सिविल ही अपना लो या क्रिमिनल ही अपना लो। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों एक्शन ले लिए जाते हैं तो ध्यान रखिए, क्रिमिनल जो ट्रायल है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, वो क्वैश हो जाती है, ठीक है। ओके, तो अब हम डिफेमेशन के बारे में जो जनरल आइडिया अभी तक ले चुके हैं, जिसके अंदर हमने बात की कि सामूहिक रूप से की और एक फ्रेंड्स के बीच में की। तो फ्रेंड्स के बीच में की है या सामूहिक रूप से की है, डेफिनेटली बेइज्जती तभी होगी जब तीसरे व्यक्ति की नॉलेज में आएगा। अगर आप और मैं एक ही कमरे के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर खड़े हैं और वहां पर मैं आपके लिए कुछ भी ऐसा बोलता हूं जिससे कि आपकी रेपुटेशन खराब हो, तो वो डिफेमेशन में नहीं आएगा तब तक जब तक कि वहां पर कोई और व्यक्ति भी ना हो। या मैंने अगर वहां पर हिडन कैमरा लगा रखा है और उसके बाद में मैं अगर आपसे जो है आपके साथ में कुछ भी अपशब्द कहता हूं या इस तरह से कुछ कहता हूं जिससे कि आपकी रेपुटेशन पर फर्क पड़ जाए, तो भले ही उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं है, लेकिन हिडन कैमरा है, अगर उससे लाइव प्रसारण हो रहा है, इसका मतलब नॉलेज में आ रहा है। और अगर मैं हिडन कैमरा का यूज करके और आगे बाद में अगर उसको मैं टेलीकास्ट कर देता हूं, तो जब तक टेलीकास्ट नहीं करता हूं तब तक वो डिफेमेशन में नहीं आएगा, लेकिन जैसे टेलीकास्ट किया डिफेमेशन में आ जाएगा। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें, इसका ध्यान रखना होता है। ये सब चीजें इसके अंदर डिफेमेशन में डिटेल में नहीं लिखी हुई, इसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा इस तरह से। तो एक चीज तो ये हुई कि तीसरे व्यक्ति की नॉलेज में आना चाहिए। दूसरी चीज जो हमने अभी जो एग्जांपल लिए उससे ये भी क्लियर होता है कि हमारी इंटेंशन भी हो कि उसकी बेइज्जती हो, उसकी रेपुटेशन गिरे, उसकी साख गिरे, लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाए, या विश्वास ना उठे लेकिन कम हो जाए कि भाई आदमी सही तो है लेकिन एक बार कंफर्म कर लें, मतलब
क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं रही। पहले आप आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसका मतलब अब उसकी क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ गया है, किसी ने उसकी क्रेडिबिलिटी गिरा दी है। अब जो मैंने एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल को क्लासरूम से कंपेयर किया जा सकता है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसके दिमाग में ये चल रहा हो कि सर, आप क्लास के अंदर किसी स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं और उसको जब जवाब नहीं आता है तो उसको आप इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली कुछ बोलता नहीं, तो इनडायरेक्टली आप जो उस पर क्रिटिकल कमेंट करते हैं, वो भी तो बेइज्जती हुई, क्योंकि उस वक्त और भी स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो देखिए, अभी जैसा ही हमने बात की कि इंटेंशन होना जरूरी है। वहां पर आपके टीचर का इंटेंशन नहीं है कि आपको डिफेम किया जाए, बल्कि आपको करेक्ट किया जाए। गुड फेथ के अंदर वहां पर कमेंट किया जा रहा है, इसलिए वो डिफेमेशन कैटेगरी में नहीं आएगा, और वो यहां पर इस सेक्शन में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना जानने के बाद में हमारे पास में आगे मूव करने के लिए रास्ता बन जाता है। तो सेक्शन 499 स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्या कहता है कि आप मेकिंग कर रहे हैं या पब्लिशिंग कर रहे हैं। क्या मेक कर रहे हैं, क्या पब्लिश कर रहे हैं। इम्प्यूटेशन, इम्प्यूटेशन मतलब लांछन लगा रहे हैं अगले के ऊपर। अब इसके तरीके होते हैं, या तो आप बाय वर्ड्स कर रहे हैं, या फिर बाय साइंस यानी कि इशारों से, ठीक है, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन यानी कि वर्ड्स या साइंस का मिक्स यूज करके, या फिर अलग अलग कैसे भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो विजिबल हो, तीसरे व्यक्ति को दिख जाए। तो फिर अब ये बाय वर्ड्स या साइंस या विजिबल रिप्रेजेंटेशन जो हमने किया है, जिससे हमने इंप्यूटेशन लगाया है अगले के लिए, तो फिर ये डिफेमेशन में आएगा। लेकिन फिर भी सीधा सीधा नहीं आएगा, इसमें कुछ और चीजें भी हैं। हम उस पर आए उससे पहले यहाँ पे जो वर्ड्स लिखा हुआ है इस पर ध्यान दीजिए। ये वर्ड्स जो हैं स्पोकन भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। आप बोलकर भी कर सकते हैं और आप लिखकर भी कर सकते हैं, भी शब्द लिख भी सकते हैं। पढ़े लिखे हो, लिखकर भी कर लोगे। तो जो लिखे हुए हैं, अब देखो जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना सेक्शन के अंदर, उस सेक्शन के अंदर कहीं पर भी रिटन वर्ड नहीं है। उसमें क्या है, उसमें स्पोकन है या फिर इंटेंडेड टू बी रेड, ये लिखा हुआ है। अब जरा आप खुद सोचिए कि जो इंटेंडेड टू बी रेड है, तो मैं रेड क्या करूंगा, जो लिखा हुआ उसको करूंगा। आप कुछ बोल रहे हैं उसको मैं रीड नहीं कर सकता, उसको मैं सुन सकता हूं। ठीक है, तो इंटेंडेड टू बी रेड मतलब वही रिटन फॉर्मेट में। तो वर्ड्स या तो स्पीक किए हुए हों या रिटन में हो, तो फिर अगर आप उससे कोई इंप्यूटेशन लगा रहे हैं किसी व्यक्ति पर, पर्सन, तो पर्सन मतलब सेक्शन 11, जिसके अंदर आप सेक्शन 11 में पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि पर्सन का मतलब सिर्फ जीता जागता इंसान ही नहीं है, उसमें लीगल पर्सन इंक्लूड है। ठीक बात है। और अभी आप रेफरेंस के लिए सेक्शन 11 देख लीजिए। सेक्शन 11 की अगर लैंग्वेज अगर हम एक बार पढ़ लें तो हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो सेक्शन 11 को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, वर्ड है इंक्लूड्स, उसमें ये नहीं लिखा हुआ मीन्स, उसमें है इंक्लूड्स। इसका मतलब मीनिंग इसका जो भी है उसके अंदर ये चीजें इंक्लूड मानी जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब किसी डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मीन्स लिखा हुआ है या फिर इंक्लूड्स लिखा हुआ है। अगर मीन्स लिखा हुआ है इसका मतलब उसका वही मतलब होगा और दूसरा मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर इंक्लूड्स लिखा हुआ है इसका मतलब मीनिंग कुछ और हो सकता है, लेकिन उसमें ये सब चीजें इंक्लूड है। तो लिखा हुआ है कि द वर्ड पर्सन पढ़ रहे हैं, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो हम तो पर्सन हैं, लेकिन ये भी सब इंक्लूड है जो कि लीगल पर्सन है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की आप रिप्यूटेशन गिरा रहे हैं, कंपनी की रिप्यूटेशन गिरा रहे हैं, तो भी डिफेमेशन में आ जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो इंसान नहीं है। इंसान नहीं होगा तो मतलब नहीं है। कंपनी की एक गुडविल बनी हुई है, उसके आधार पर वहां पर उसके लोग काम करने आते हैं, वहां पर नौकरी करने आते हैं, या उसके अंदर उसके शेयर मार्केट की एक लेवल पर अच्छी पहुंच है, उसके शेयर अच्छे वैल्यू पर बने हुए हैं। तो आप अगर बाय वर्ड्स या साइंस या विजिबल रिप्रेजेंटेशन से कंपनी की भी अगर आप साख गिराते हैं, देन कंपनी कैन आइदर sue you for defamation, क्योंकि मैंने कहा सिविल रॉन्ग भी है, या फिर क्रिमिनल भी हो सकता है।
ठीक बात है। ओके, लेकिन ये सब चीजें जब की जा रही है किसी व्यक्ति द्वारा, अगर मैं कर रहा हूं क्या, इंप्यूटेशन लगा रहा हूं किसी के ऊपर, चाहे तरीका कोई सा भी हो, तो ये सब के सब रिप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, और ये रिप्यूटेशन को नुकसान या तो मैं सीधा सीधा पहुंचा रहा हूं, आई एम कॉजिंग हार्म ऑफ दैट कंपनीज और दैट पर्सन रिप्यूटेशन, या फिर आई नो, मुझे पता है, उसमें वर्ड है नोज, तो मुझे पता है कि ऐसा करूंगा तो रिप्यूटेशन पहुंच जाएगी, वो रिप्यूटेशन पर नुकसान पहुंचेगा और फिर भी मैं करता हूं। ठीक है, या फिर मुझे विश्वास है, रीजन टू बिलीव, आई हैव रीजन टू बिलीव कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। अब रीजन टू बिलीव मतलब वही जो सेक्शन 26 आईपीसी में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति रीजन टू बिलीव रखता है कब, जब उसके पास उस पर विश्वास करने के सफिशिएंट कॉज होता है। और इस बारे में मैंने पहले भी कई बार कहा है, रेगुलर क्लासेस के अंदर भी और ऑनलाइन क्लास के अंदर भी, कि आप इस चीज को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ढाल लीजिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप सोसाइटी के अंदर हो, चाहे आप कहीं भी खड़े हो, आप जब कोई वर्ड बोल रहे हैं, खास तौर पर ये उनके लिए काम का है जो कि आगे जाकर एडवोकेट बनकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कि अगर आप कोई वर्ड बोल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, या सोसाइटी में अगर आप किसी से बोलते हैं, तो आप उस शब्द को सोचिए, उसके बाद बोलिए। अगर आपने यूं ही बोल दिया और अगले ने पलट के पूछ लिया कि इसका आधार क्या है आपकी बात का, और आपके पास कोई आधार नहीं है, इसका मतलब आप उसको बस यूं ही बोल रहे हैं, और इससे आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो गिर जाती है। ठीक है, तो यू मस्ट हैव रीजन टू बिलीव कि आप जो कुछ भी करोगे इससे उस कंपनी या उस व्यक्ति की रिप्यूटेशन को नुकसान पहुंचेगा। तो नुकसान पहुंचना चाहिए, जब तक नुकसान नहीं पहुंचेगा तब तक आपकी इंटेंशन होगी, उसका मतलब नहीं है। ठीक बात है। लेकिन ये सब की सब चीजें जो हैं सब्जेक्ट टू 4 एक्सप्लेनेशंस हैं और 10 एक्सेप्शंस हैं। 4 इसके एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं, और वो 4 जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसको हम यहां पर फटाफट पढ़ लेते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। पहला एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसके अंदर, आपके सामने बैरक खुला होगा, आप इसमें ध्यान दे रहे होंगे। लिखा है कि इट में अमाउंट टू डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू ए डिसीज्ड पर्सन। मरे हुए आदमी के लिए भी आप जो है डिफेमेशन कॉज कर सकते हैं। इफ द इम्प्यूटेशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन इफ लिविंग, अगर वो जिंदा होता, अगर वो जिंदा होता तो। ठीक है, एंड इज इंटेंडेड टू बी हर्टफुल टू द फीलिंग्स ऑफ हिज फैमिली और अदर नियर रिलेटिव्स। उसके मिलने वाले लोग हैं, उनकी फीलिंग्स को नुकसान पहुंचाए। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई जो क्रिमिनल मैटर है बना है, अगर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला रहे हैं तो उसके अंदर जो कंप्लेनेंट होता है वो खुद जिंदा हो, वो खुद आए या उसकी तरफ से कोई और आए, लेकिन जब वो जिंदा हो। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, डिफेमेशन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बात सही है कि मोशन कोई भी ला सकता है, चाहे तो विक्टिम खुद ले आए या फिर उसके ब्याह पर कोई और व्यक्ति ले आए। लेकिन डिफेमेशन के अंदर ये ध्यान रखें कि जिंदा आदमी हो तो ही वो लाएगा, जरूरी नहीं है। मरे हुए आदमी के लिए भी उसके जो घर वाले हैं या मिलने वाले हैं वो उसके लिए कंप्लेंट करके आ सकते हैं और मोशन क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड जो एक्सप्लेनेशन है वो है कि इट में अमाउंट टू डिफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन कंसर्निंग ए कंपनी और एनी एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन एज सच। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं कि भाई लीगल पर्सन के लिए भी ये बात लागू होती है, तो ये तो यहां कवर हो चुका है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है कि एन इम्प्यूटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड आयरनिकली में अमाउंट टू डिफेमेशन। ओके, आपने एक क्रिटिकल कमेंट किया है किसी को, ठीक है, कटाक्ष किया है आपने, तो वो भी डिफेमेशन में आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे ये कटाक्ष गुड फेथ में अगर होगा तो इसमें कवर नहीं होगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि रेगुलर क्लास के अंदर आपके टीचर्स अगर आपके ऊपर कटाक्ष करते हैं कि भैया जी पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, वहां 50 स्टूडेंट बैठे होंगे, उनके सामने कटाक्ष किया है, लेकिन या कटाक्ष ये कर दिया कि भाई अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, लेकिन ये जो कटाक्ष है ये डिफेमेशन में कवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे गुड फेथ है।
वहां पर आपको सुधारने के लिए या आपको एक सही बात बोलने के लिए गुड फेथ में आपकी टीचर ने ये बात कही है, इसलिए वो डिफेमेशन कवर नहीं होगा। इसलिए मैं फिर कहूंगा ज्यादा होशियार मत बनना, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर एक्सप्लेनेशन 4, नो इम्प्यूटेशन इज सेड टू हार्म ए पर्सन्स रिप्यूटेशन अनलेस दैट इम्प्यूटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि दूसरे लोगों की नजर में ये आना चाहिए और उससे दूसरे लोगों की नजर में कुछ चीजें होंगी। क्या वो इसमें आगे लिखा हुआ है, लोअर्स द मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन। दूसरे लोगों की नजर में आपके इन एक्टिविटीज से मेरा मोरल कैरेक्टर गिर गया या मेरा इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर गिर गया कि भाई मैं तो अपने आप को ज्यादा होशियार दिखाता हूं, एक्चुअल में उतना हूं नहीं, ठीक है ना। तो दूसरों की नजर में अगर ऐसा कुछ होता है, अब ये सब प्रूव करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कि पहले ये इंसान मुझसे डील करता था बड़े आराम से, अब उसने डील करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने उसके सामने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा था। तो अब ऐसे कंडीशन में वो जब चीज मैं प्रूव करूंगा तो ही डिफेमेशन कवर होगा। तो चीजें प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ध्यान रखें। कोर्ट के अंदर सच को प्रूव करना ज्यादा मुश्किल होता है बजाय झूठ को, ठीक है। ये एक फैक्ट है और बड़ा अजीब सा फैक्ट है, लेकिन ये सच्चाई है। झूठ को साबित करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सच को साबित करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। और आगे लिखा है कि और लोअर्स द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट और ऑफ हिज कॉलिंग। कॉलिंग मतलब आजीविका, कमाई, कि उसकी कमाई पर या उसकी जो कास्ट है, कास्ट मतलब यहां पर उसके समुदाय से है, उस समाज से जिससे वो बिलोंग करता है। जैसे कि कोई अगर ओबीसी से बिलोंग करता है तो ओबीसी में, या फिर कोई अगर एससी में है तो एससी, या कोई जनरल में भी है जनरल के अंदर। जो भी समाज आपका है उस समाज के अंदर, चाहे आप ब्राह्मण से हो, चाहे आप राजपूत हो, या फिर आप जाट हो, जिस भी समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, अगर उस समुदाय के अंदर आपकी जो रिप्यूटेशन है वो गिरती है तो वो भी इसके अंदर कवर है। और लोअर्स द क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन, यानी कि उस पर विश्वास कम हो जाए। वर्ड है लोअर्स, तो लोअर हो कि ये कितना लोअर जाएगा, पूरा ही खत्म हो जाएगा या थोड़ा बहुत रह जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अब वो उतना नहीं रहा जितना कि पहले था, ठीक है। और आगे लिखा है और कॉजेस इट टू बी बिलीव्ड दैट द बॉडी ऑफ दैट पर्सन इज इन ए लॉथसम स्टेट। लॉथसम स्टेट मतलब घृणोत्पादक, उससे घृणा हो जाए आदमी से। और इन ए स्टेट जनरली कंसिडर्ड एज डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल मतलब निकृष्ट, हिंदी में बोलते हैं, यानी कि उस व्यक्ति से अब लोग दूरी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं जिसके सामने डिफेमेशन किया गया था। तो ये सब की सब चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। तो ये 4 इसकी एक्सप्लेनेशन थी। इसके आगे इसमें जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वो एक हम देख लेते हैं। लिखा है ए सेज जेड इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। देखो एक चीज मैं बता दूं, इलस्ट्रेशन के अंदर आप ध्यान रखें वर्ड्स का, और आप अपनी तरफ से अजम्पशन लेके ना चलें कि ऐसा तो होता ही होगा, होता होगा से कुछ नहीं है, जो है सो है। जेड इज एन ऑनेस्ट मैन, ही नेवर स्टोल बीज वॉच, ठीक है। 2 बातें कर दी उसने कि जेड जो है भला आदमी है, उसने बी की घड़ी, बी है इसमें, उसने बी की घड़ी कभी नहीं चुराई। अब ऐसा कह के वो क्या कहना चाहता है कि भाई देखो यूं तो भला आदमी है लेकिन उसने ही चुराई है। डायरेक्टली नहीं बोल रहा, इनडायरेक्टली बोल रहा है, ठीक है ना। तो वो फिर यहां पे डिफेमेशन ही हो जाएगा। इसका बी एग्जांपल देख लेते हैं। ए इज आस्क्ड हु स्टोल बीज वॉच, ठीक है। ए इज आस्क्ड हु स्टोल बीज वॉच। ए पॉइंट्स टू जेड इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बी बिलीव दैट जेड स्टोल बीज वॉच। दिस इज डिफेमेशन अनलेस इट फॉल्स विद इन वन ऑफ द एक्सेप्शन। इजी है, सीधा सा एग्जांपल है, ओके। तो हम इसमें अब एक्सेप्शन देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो 10 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन कि इन कंडीशन के अंदर ये सब कुछ होते हुए भी भले ही नुकसान पहुंच रहा है अगले की रिप्यूटेशन को, लेकिन फिर भी ये डिफेमेशन नहीं होगा। तो पहला क्या है, इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश्ड। पब्लिक गुड के अंदर अगर आप इम्प्यूटेशन लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि पर्टिकुलर कंपनी जो है वो अपने शेयर की वैल्यू जानबूझकर चेंज करके दिखा रही है,
जिससे कि लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हों, या फिर उसके जो शेयर हैं वो ज्यादा वैल्यू में बिके, ठीक है, ज्यादा वैल्यू में बिके, या उसको खरीदना पड़े तो वो कम वैल्यू में खरीद ले। तो ये सब अगर हो रहा है और आपने इसको गुड फेथ में पब्लिक के लिए आउट कर दी है बात, तो उससे उस कंपनी की रिप्यूटेशन को फर्क तो पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये गुड फेथ में है। पहली बात तो गुड फेथ किसकी? कंपनी की? नहीं, गुड फेथ जनता की, गुड फेथ उसके क्रेडिटर्स की, ठीक है। तो उन लोगों की भलाई के लिए है। तो फिर अब यहां पर कोई डिफेमेशन नहीं हुआ है। दूसरा है, अच्छा इसमें एक चीज ये है कि पब्लिक गुड फेथ का था या नहीं था, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है ना, तो वो सब आप अपने आप समझ जाएंगे। सेकंड है पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। सरकारी नौकरी लग गई, उससे पहले तो वो ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें किया करता था। सरकारी नौकरी लगने के बाद में ईमानदारी चौपट हो गई, वो तो रिश्वत लेने की बात करता है। और ये बात आपने आउट कर दी कि भाई बाबूजी से काम करवाना है तो थोड़ा सा चाय पानी का खर्चा होगा। अब ये चाय पानी उनकी थोड़ी महंगी आती है, तो कौन सी चाय पानी है, कितनी चाय पानी है, तो उसके लिए ये जो उनकी चाय पानी का हिसाब किताब है ये आपने आउट कर दिया। अब पब्लिक सर्वेंट ये नहीं कह सकता कि इसने जो है मेरी बेइज्जती कर दी या मेरी नौकरी पे बात आ गई, तो क्यों ले रहे हो रिश्वत? पहली बात तो ये, क्यों ले रहे हो रिश्वत? और अगर नहीं है तो डरने की बात वैसे भी नहीं है। अगर आप रिश्वत नहीं लेते हो और फिर अगर कोई तीसरा व्यक्ति इस तरह से लगाता है, देन यू कैन मूव ए कंप्लेंट फॉर दैट कि मैं ऐसा नहीं करता हूं, उसके बावजूद ऐसा किया गया है, तो अब ऐसी कंडीशन में मेरे कुछ नुकसान पहुंच रहा है, मेरी जॉब पे बात आ रही है, तो वो इसमें आ जाएगा। तो सेकंड इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ। ये जो गुड फेथ है इसको फिर अंडरलाइन करिए कि आपको लग रहा है ऐसा, जो कि आप प्रूव करोगे कोर्ट के अंदर कि ये पब्लिक सर्वेंट जो है ये घूस लेता है, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। एनी ओपिनियन whatever respecting the conduct of a public servant in the discharge of his public functions or respecting his character so far as his character in that conduct and no further। जो no further है बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने अपनी पब्लिक ड्यूटी जो फॉलो करनी थी उसको, उसके लिए ही उसने ऐसा कुछ किया था जिसके लिए आपने ऐसी ओपिनियन बनाई है, वो भी गुड फेथ में, ठीक है ना, तब तो फिर एक्सेप्शन में आ जाएगा। लेकिन उसके बियॉन्ड जाकर पब्लिक ड्यूटीज की आड़ में वो अपने प्राइवेट फंक्शंस को फॉलो कर रहा है, जैसे कि डॉक्टर साहब, सरकारी डॉक्टर साहब हैं, आंख का इलाज करते हैं, लेकिन जब भी कोई पेशेंट जाता है तो उसको वो अपना एक कार्ड पकड़ा देते हैं कि भैया जी नजर आपकी बड़ी कमजोर है, इलाज ढंग से करना पड़ेगा और ये क्लिनिक है, इस पर आ जाना। तो अब उसने पब्लिक ड्यूटी तो फॉलो की है, उसमें कोई शक नहीं है, उसने पर्ची बनाई, उसने आपकी आंख देखी भी, जो भी उसमें होते हैं फंक्शंस, लेकिन उसने साथ में अपनी प्राइवेट ड्यूटी वहां पर की, जबकि उस वक्त वो पब्लिक ड्यूटी के लिए वहां पर बाउंड था, उसमें प्राइवेट ड्यूटी नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर ये बात आप आउट कर देते हैं और ये गुड फेथ में हुई है और पब्लिक गुड के लिए भी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में ये एक्सेप्शन में आ जाएगा, ठीक है, ही कैन नॉट डू। थर्ड एक्सेप्शन है इसका कि कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। ओके, इसको थोड़ा देखते हैं। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ, वापस गुड फेथ आ गया, एनी ओपिनियन व्हाट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन एंड रिस्पेक्टिंग हिज कैरेक्टर सो फार एज हिज कैरेक्टर अपीयर्स इन दैट कंडक्ट एंड नो फर्दर। नो फर्दर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सीधा सीधा सा है, इलस्ट्रेशन पढ़ना आप इसका, इस समझ में आ भी जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ एक्सेप्शन है इसका कि पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना भी चाहिए कि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को आउट कर सकते हैं क्या, पहली बात तो ये। और यहीं पर मैं थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूंगा, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं इसको इंक्लूड करूंगा, जो अपनी पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर बॉडी है, वहां की प्रोसीडिंग को भी क्या आउट किया जा सकता है, ये एक क्वेश्चन है। तो इसका जो सीधा सीधा और फ्रंट जवाब है वो है नहीं कर सकते। कब कर सकते हो? जब परमिशन हो।
फिर भी कर देते हो बिना परमिशन के, तो वो गुड फेथ में होना चाहिए। जैसे कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर वहां पर जो प्रोसीडिंग हो रही होती है उसको वहां लोग, अच्छा आपको पता होगा लोकसभा और राज्यसभा इस नाम से टीवी चैनल बने हुए हैं, 2 टीवी चैनल हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो उसके ऊपर उसकी जो प्रोसीडिंग दिखाई जाती है, वहां पर वो बहस हो रही है, वहां पर वो रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं, अपने अपने आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। तो ये सब के सब चीजें जो है वहां पर जो स्पीकर या चेयरमैन होता है उसकी परमिशन लेकर ही वो टीवी चैनल आउट करता है, ऐसा कर नहीं सकता। ठीक वही बात कोर्ट के अंदर है कि कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है उसके लिए कोई वहां पर कैमरामैन लेके नहीं बैठता। आपने आज तक भी कोर्ट के अंदर की प्रोसीडिंग को टीवी पर नहीं देखा होगा। रीजन यही है। लेकिन उसकी खबरें न्यूज़पेपर में आती हैं, उसकी खबरें टीवी पर आती हैं। कैसे? वहां की लाइव टेलीकास्ट नहीं होता। लेकिन आज कोर्ट के अंदर इस मुद्दे पर बहस हुई, अयोध्या मामला था उसके ऊपर बहस हुई, इस जज ने ये कहा, इस वकील साहब ने ये कहा, ये तर्क पेश किए गए, तो वो सब आप शो कर रहे हो, लेकिन लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा क्योंकि उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो कुल मिला के बात यह है कि वॉट एवर यू वांट टू आउट उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन गुड फेथ में आप जो कुछ भी शो करते हैं, गुड फेथ का मतलब ये नहीं गुड फेथ में आप कैमरा लेके खड़े हो गए वहां पर, ऐसा नहीं है। प्रोसीडिंग आउट करिए, लेकिन उसकी सही व्याख्या होनी चाहिए, गलत व्याख्या नहीं। व्हाट्सएप के ऊपर इस तरह के कई मैसेज आउट होते रहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो कानून के मुताबिक आपको यह सजा हो सकती है। भेजने वाले को कानून का ज्ञान है तो ठीक है, अगर नहीं है और फिर वो इस तरह की व्याख्या करके दे रहा है तो वो सावधान हो जाए, क्योंकि कानून की गलत व्याख्या करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके अंदर है, अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो पढ़ लेना, छोटी सी है, कोई इसमें समझाने लायक चीज नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ वो चीज समझा रहा हूं जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है या समझाने की जरूरत है। जो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं तो मुझे लगता है कि उसके लिए अननेसेसरी हम यहाँ टाइम खराब ना करें तो काफी होगा। फिफ्थ एक्सेप्शन है इसकी कि मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेसेस एंड अदर कंसर्न। ओके, यहां पर यह है जैसे कि कोर्ट ने मेरिट पर केस डिसाइड किया है तो उसके ऊपर कमेंट आप कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। अयोध्या मामले के ऊपर जो वर्डिक्ट आई है वो किस हद तक सही है या गलत है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कमेंट लॉजिकल होनी चाहिए, इसकी गलत व्याख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा, ऐसे ही विटनेस को लेकर कहा गया इसके अंदर कि विटनेस अगर आ रहा है और आप ये कहते हैं कि ये व्यक्ति यूं तो सच बोलता है लेकिन यहां पर जो उसने कहा वो झूठ कहा है, तो अब ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो वहां पर विटनेस के रूप में खड़ा है, सोसाइटी का कोई और व्यक्ति नहीं खड़ा है। देखो इसमें थोड़ा फर्क करो आप, कोई व्यक्ति वहां पर विटनेस बन के खड़ा है तो वो अगर झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो ये उसके स्टेटमेंट से प्रूव करना पड़ेगा। सोसाइटी के अंदर वो सच बोलता है या झूठ बोलता है उसका कोई मतलब नहीं है। आप ये कहते हो कि भाई ये आदमी एक नंबर का झूठा आदमी है ये, और यहां पर ये सच्चाई के लिए खड़ा होकर अपने बयान दे रहा है, तो ये कमेंट सही नहीं होगा, ये आपको डिफेमेशन के लिए जो है लायबल ठहरा सकता है। लेकिन आप ये कहते हो कि इसने जो भी स्टेटमेंट दी है एक दूसरे से कॉन्ट्रेरी है, अब जाकर कहीं उसकी क्रेडिबिलिटी अगर शेक हो जाती है तो ये डिफेमेशन में कवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास रीजन टू बिलीव है, लेकिन वो गुड फेथ में, क्योंकि आपने कहा कि आपके पास लॉजिक है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये इससे नहीं मिल रहा है, इसलिए अब वो वहां पर डिफेमेशन में कवर नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसका एक्सेप्शन है मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। तो लिखा है कि इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस विच इट्स ऑथर हैज सबमिटेड टू। ओके, मैं इसको आपको बताता हूं क्या चीज है ये, कि मैं कोई स्पीच देता हूं और स्पीच देकर मैंने आउट कर दी, उसको यूट्यूब पे कर दी, या जैसे ये वीडियो बन रही है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ भी समझाया तो मैं जानता हूं कि यूट्यूब पे जाएगी, मैं ये भी जानता हूं कि ये लोगों के बीच में जाएगी, मैं ये भी जानता हूं कि स्टूडेंट्स के बीच में जाएगी, मैं ये भी जानता हूं कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो मैंने पढ़ाया उसके ऊपर कमेंट भी हो सकता है। लेकिन ये सब मैं चाहता हूं ना कहीं इंप्लाइड है, मैं इसमें बोलूंगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इंप्लाइड है कि ये सब चीजें हो सकती हैं, संभावना है। तो अब ऐसे कंडीशन में अगर कुछ हो भी जाता है, कोई कमेंट कर भी देता है कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते, तो उसके लिए डिफेमेशन नहीं होगा। ठीक है, कर मत देना। नेक्स्ट है इसके अंदर 7th लिखा है सेंसर के बारे में। सेंसर मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन
लॉफुल है, रीजनेबल है। इसको आप समझिए फिल्मों से। सेंसर बोर्ड बना हुआ है, उसको लॉफुल अथॉरिटी भी है कि वो जहां पर कोई ग्रेड चेंज करनी है, उसकी ए ग्रेड में देना है या यू ग्रेड में देना है, या उसमें कुछ सीन्स कट करने हैं, या फिल्म को ही रिलीज नहीं होने देना है, वो सब पावर होती है उसके पास में, उसको सेंसर लगाया जाता है। तो वो सब की सब उसके पास लॉफुल अथॉरिटी है। अगर उस अथॉरिटी से अगर वो सेंसरशिप उस पर यूज कर रहा है, देन दिस विल नॉट अमाउंट डिफेमेशन। उसका डायरेक्टर ये नहीं कह सकता कि आपने जो है यू ग्रेड को ए ग्रेड में क्यों डाल दिया, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि ए ग्रेड में गलत डाला है जानबूझकर, तो फिर अब ऐसी कंडीशन में आप उसके सामने एप्लीकेशन लगाइए, उसका एक लॉ है अलग से, मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आप वहां पर उस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है एक्यूजेशन प्रिफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथोराइज्ड पर्सन। किसी ऑथोराइज्ड व्यक्ति के सामने किसी और व्यक्ति के खिलाफ आपने एक्यूजेशन लगाया है, आपके साथ कुछ गलत होता है और आप मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं, वहां पे कंप्लेंट करते हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो इसके लिए आपके पास लॉफुल राइट है ना। लेकिन ये सब आप गुड फेथ में करते हैं कि उसने ऐसा अपराध किया भी है आपके साथ में और अपराध हुआ है, या फिर किसी बच्चे की शिकायत आप उसके माँ बाप को कर देते हैं, तो बच्चा ये नहीं कह सकता कि वे मेरा डिफेमेशन कर दिया, उसकी भलाई के लिए किया है ये सब, ठीक है ना। तो ये सब डिफेमेशन में कवर नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें 9th एक्सेप्शन है imputation made in good faith by person for protection of his or others interest। तो ये भी कहीं ना कहीं पिछले चीजों से मिलता जुलता है कि दूसरों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप किसी के ऊपर कमेंट करते हैं या उसकी रिपुटेशन पर थोड़ा सा सवाल खड़ा होता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये इजी सा है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट है इसके अंदर वो है caution intended for good of person to whom conveyed or for public good। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। It is not defamation to convey a caution in good faith to one person against another provided that such caution be intended for the good of। okay, इसको समझिए कि एक व्यक्ति से मैं मिलता हूं, वहां पर तुरंत आप भी आते हैं, आप उसको जानते हैं, मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूं, ठीक है। तो आप मुझे बाद में उसके आने पे कहते हैं कि सर देखिए ये जो व्यक्ति आया था इसको मैं जानता हूं, ये बहुत ही मतलब बदमाश आदमी है, ये लोगों से रुपए ऐंठने के लिए पहले उनसे अच्छी अच्छी बातें करता है और बाद में फिर उनसे जो है रुपए ले लेता है और बाद में मिलता भी नहीं है, तो इस पर विश्वास मत करना। अब ये बात अगर उस व्यक्ति की नॉलेज में आ भी जाती है कि आपने ऐसा ऐसा कहा था, तो उसके लिए तो रिपुटेशन गिर गई, तीसरे व्यक्ति की नॉलेज में आ गई, ठीक है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में वो ये नहीं कह सकता कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों, क्योंकि ये मेरे को सिक्योर करने के लिए आपने किया है, ठीक है ना। तो ये उसके ऊपर एक कमेंट ऐसी है जो कि एक्चुअल में वैसी है, ठीक है ना। आपने जानबूझकर उसको नहीं गिराया। तो वही चीज है कि इंटेंशन यहां पे होनी चाहिए कि आप उसको जानबूझकर गिराना चाहते हैं, जबकि एक्चुअल में वैसा वो नहीं है। तो ये इस तरह से 10 एक्सेप्शन इसके अंदर कवर हो चुके हैं। सेक्शन 500 का पनिशमेंट का है। तो ये पूरा का पूरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एलएलबी और जुडिशरी एग्जाम के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी चीजें थी जो मैं चाह रहा था कि इस लेक्चर में कवर हो, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इस लेक्चर में हम इतना करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो मॉड्यूल नंबर 6 के अंदर होगा, थेफ्ट के ऊपर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।